आइए देखते हैं कि रेशों की दहन संबंधी विशेषताएं। यहाँ पे मुख्य पॉइंट है, इससे क्वेश्चन बनना है। चलते हैं टॉपिक की ओर। आज का जो टॉपिक है इनकी रेशों की दहन संबंधित विशेषताएं हैं। रेशा है आग के समीप आने पर और आग में आने पर, आग से हटाने पर जाने पर, गंध और राख, क्या सबकी विशेषताएं हैं। पहला है कि कपास और लीलन। कपास और लीलन की जो विशेषता है वह है कि आग के समीप आने पर सिकुड़ता नहीं, आग पकड़ लेता है। कपास और रेशा में क्या होता है कि अगर उसे आग के समीप ले जाया जाता है तो सिकुड़ता नहीं है, आग पकड़ लेता है। आग में शीघ्र जल जाता है। अगर पकड़ लेता है तो आग में जाने पर शीघ्र वो जल जाता है। आग से हटाने जाने पर तो जलता रहता है, पश्चदीप रहती है। यह क्या है कि अगर आप कपास और लीलन को आग में डालते हैं तो सिकुड़ेगा नहीं। आग के समीप जाने पर क्या होता है, सिकुड़ेगा नहीं, वो आग पकड़ लेता है। आग में वह शीघ्र जल जाता है। अगर आप आग से हटा रहे हैं उस कपड़े को तो क्या है कि जलता रहता है, उसके पीछे वाले भाग मतलब आगे जलते हुए पीछे पश्चदीप उसमें रहती है। गंध क्या है, जलते हुए कागज की जैसी गंध देती है। राख अथवा अवशेष तो हल्की मृदु राख आकृति बनी रहती है। इसकी राख के रूप में जो अवशेष दिखाई देते हैं, हल्की मृदु राख आकृति बनी हुई दिखाई देती है। आगे है कि नेक्स्ट पॉइंट है कि ऊन और रेशम। ऊन और रेशम ऊन और रेशम क्या दर्शाता है, आग के समीप आग से कुंचित हो जाता है। आग से कुंचित हो जाता है और ये आग में क्या धीरे धीरे जलता है। आग से हटाने पर कैसा प्रभाव देता है तो स्वयं बुझ जाता है। गंध क्या है, जलते हुए बाल जैसी महक आती है। और भंगुर होना, कम मात्रा में संदलन योग्य राख बचती है। आगे पॉइंट है कि रेयान क्या कैसे दर्शाता है तो आग के ताप पर आने पर सिकुड़ता नहीं, आग पकड़ लेता है। कपास जैसे तेजी से जलता है, तेजी से जलता रहता है, जलते हुए कागज जैसी महक आती है। अत्यधिक कम मात्रा में हल्का रोएदार अवशेष बचता है। देखिए, जो रेशा अच्छी तरीके से आग पकड़ के जलने लगता तो उसके राख हल्के हो जाते हैं, उसके अवशेष कम हो जाते हैं। लेकिन जो रेशा धीरे धीरे जलता हुआ है और स्वयं बुझ जाता है। देखिए, ये जो ऊन है, रेशम है, ये क्या है, पशु से प्राप्त है। ऊन और रेशम, रेशम कीड़े से या ऊन पशु से। तो ये क्या है, ये प्रोटीन जगत के रेशे हैं। तो इसमें क्या होता है, वो कुंचित मतलब वो सुलगने लगता है, धीरे धीरे महक देगा, वो बाल जैसी महक देगा, वो स्वयं बुझ जाता है और उसकी जो राखें हैं ना बहुत कम दिखाई देती है, मतलब कि संदलन योग्य राख हो जाती है, उसका भंगुर हो जाता है, अच्छी तरह से ये जल नहीं पाता है। ये आग में क्या होता है, कुंचित हो जाता है, सिकुड़ जाता है, महक देता है बाल जैसे। बाल में भी क्या है, केराटिन प्रोटीन पाया जाता है इसकी वजह से। तो इस तरह यहाँ ऊन और रेशम में बताया गया है। आगे पॉइंट जो है, नायलॉन क्या दिखाता है, आग में जाने पर सिकुड़ जाता है, पिघलता है, आग पकड़ लेता है। आग के संपर्क में जाने पर सिकुड़ जाता है। आग के संपर्क में जाने पर सिकुड़ जाता है। आग में क्या होता है, पिघलता है, आग पकड़ लेता है। और पिघलता, अगर आप आग में से हटा रहे हैं तो क्या है, यह पिघलता रहता है, छीड़ हो जाता है। क्या है, यह छीड़ हो जाती है। इसकी गंध क्या है, तीक्ष्ण रहती है। इसकी गंध क्या है, तीक्ष्ण रहती है। और जो अवशेष बचते हैं, कठोर कत्थई रंग का दाना समान या इसके अवशेष बचते हैं। आगे है कि पॉलिएस्टर सिकुड़ जाता है, पिघलता है, आग पकड़ लेता है। और यह क्या है, आग से जब हटाए जाते हैं तो क्या होता है, पिघलता रहता है। आग से हटाया जाए तो यह क्या है, पिघलता रहता है। यह प्लास्टिक के जलने जैसी गंध देती है और इसके जो अवशेष बचते हैं, कठोर काले रंग के दाने के समान बचते हैं।
एक्रिलिक क्या होता है, सिकुड़ता नहीं, आग पकड़ लेता है। एक्रिलिक जो भी यह भी रेशा है, यह क्या सिकुड़ता नहीं, सीधी आग पकड़ लेता, तेजी से पिघलने के साथ साथ जलता। यह पिघलता भी है और जलता भी है, और यह जलता रहता है। और इसकी भी जो गंध होती है तीक्ष्ण होती है, और इसके जो अवशेष बचते हैं कठोर कठोर काले रंग एवं सिलवटदार दाने के समान बचते हैं। आगे नेक्स्ट पॉइंट को देख लेते हैं। यहाँ पे है आपका संप्रेषण से क्वेश्चन, कम्युनिकेशन से है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इन एनसीईआरटी बेस का टॉपिक है, तो इम्पोर्टेंट लगा ये टॉपिक आप लोग के बीच लाए हैं। यहाँ है कि हमारी ज्ञान इंद्रियाँ और संचार, हमारी इंद्रियाँ और संचार के बारे में बताया गया है कि जो लोग पढ़ते हैं उसका कितना परसेंटेज याद रखते हैं, तो 10% वो इसलिए याद रखते हैं। जो लोग पढ़ते हैं उसका 10% याद रखते हैं, तो यह पढ़ना के अंतर्गत आता है। यह दृश्य सामग्री के अंतर्गत आता है, वो देख के पढ़ते हैं। जो लोग सुनते हैं उसका लगभग, सुनने वाले जो व्यक्ति होते हैं उनको कितना प्रतिशत याद रहता है, लगभग 20 से 25% याद रहता है। यह सुनने के अंतर्गत आता है। यह श्रव्य सामग्री है जो कि कान के माध्यम से हम सुनते हैं, यह श्रवण के माध्यम से। आगे आगे पॉइंट है कि जो लोग देखते हैं उसका कितना प्रतिशत दिमाग में याद रहता है या दिमाग में रख सकते हैं उस टॉपिक को, तो 30 से 35% लोग देखकर उसे ऑब्जर्व कर सकते हैं। 30 से 35% इसे देखना होता है, दृश्य सामग्री के अंतर्गत आता है। आगे है कि लोग देखते हैं और सुनते हैं। देखना और सुनना, दृश्य और श्रव्य दोनों क्रियाएं हो रही यहाँ पे, तो उसका कितना प्रतिशत याद होता है, तो 50% उसका याद होता है। और ये देखना और सुनने के अंतर्गत आता है। यह दृश्य सामग्री और दृश्य श्रव्य के दोनों के अंतर्गत आ रहा है। आगे पॉइंट है कि जो लोग देखते और सुनते और करते हैं, देखिए देखने के साथ साथ किसी कार्य को सुनना और करना, उसका जो प्रतिशत याद होता है यह 20 से 25%, उससे अधिक याद रखते हैं। यह देखना, सुनना और करने के अंतर्गत आता है। यह दृश्य है और श्रव्य के अंतर्गत आता है। आगे है कि अधिक ज्ञानेंद्रियों से काम लेने पर अध्ययन अधिक स्पष्ट रूप से समझ में आता है और स्थायी रहता है। आप अपने ज्ञानेंद्रियों को जितना एक्टिव रखते हैं, या लिखने के साथ साथ बोल कर किसी चीज़ को याद करना है तो या बोल कर, मुंह को चलाकर बोल कर, या हाथ से लिख कर कॉपी पे याद कीजिए, तो वो क्या है कि स्पष्ट तरीके से याद होता है और यह अधिक समझ में भी आता है, लंबे समय तक स्थायी भी रहता है। आगे है कि जो पॉइंट है कि संबंध इंद्रियों की संख्या के आधार पर संचार का वर्गीकरण बताया गया है। संचार का प्रकार है, संचार 3 दिखाया गया है, बताया गया यहाँ पे, श्रव्य, दृश्य और श्रव्य दृश्य। इसके जो उदाहरण हैं, तो उदाहरण के अंतर्गत क्या क्या आते हैं यहाँ पे यह प्रदर्शित किया गया। श्रव्य के अंतर्गत क्या आते हैं, रेडियो है, श्रव्य रिकॉर्डिंग है, CD प्लेयर है, व्याख्यान है, लैंडलाइन या मोबाइल फ़ोन है, यह हमारे श्रव्य सामग्री के अंतर्गत आते हैं। दृश्य के अंतर्गत क्या आते हैं, जो हम देखते हैं। श्रव्य होता है कि जो हमें बस सिर्फ सुनाई देता है, हम श्रवण के माध्यम से सुनना जो पसंद करते हैं, जो बस सिर्फ सुनने का कार्य होता है, वो श्रव्य के अंतर्गत आता है। दृश्य के अंतर्गत जो हम अपनी आँखों से देख सकते हैं, वो हमारे दृश्य के अंतर्गत आता है। तो क्या आता है, संकेत है, प्रतीक है, मुद्रित सामग्री है, चार्ट है, पोस्टर है, यह क्या है, हमारे दृश्य के अंतर्गत आता है। दृश्य श्रव्य सुनने के साथ, देखने के साथ साथ सुनना भी होता है, तो टेलीविज़न है, वीडियो है, फिल्म है, मल्टीमीडिया, इंटरनेट है। यह 3 आपके संचार के टाइप से यहाँ पे प्रकार बताया गया, उनके क्या क्या उदाहरण यहाँ पे बताया गया है। श्रव्य के अंतर्गत श्रव्य के अंतर्गत क्या होता है, सिर्फ हम सुनते हैं, श्रवण की प्रक्रिया होती है, जैसे कान के माध्यम से रिकॉर्डिंग है, CD प्लेयर है, मोबाइल फ़ोन है, इन सभी के माध्यम से, और रेडियो, ये सब सुनने का कार्य होता है। दृश्य के माध्यम से क्या होता है, अपनी आँखों से किसी चीज़ को, मुद्रित चीज़ों को देखते हैं, प्रतीक को देखते हैं, चिन्हों को देखते हैं, किसी सांकेतिक चिन्ह होता है उसे देखते हैं।
पोस्टर को देखते हैं, यह हमारे दृश्य के अंतर्गत आता है और आपका श्रव्य दृश्य के अंतर्गत है। सुनने के साथ साथ देखना, जैसे टेलीविज़न, वीडियो, फिल्म, मल्टीमीडिया के इंटरनेट वर्किंग जितने भी कार्य होती हैं, देखने के साथ साथ जो सुनने का कार्य होता है श्रव्य दृश्य के अंतर्गत आता है। आई होप आप लोग को ये पॉइंट अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा होगा, तो ज़रूर आप दोस्तों से शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।